नमस्कार माय फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के विड्रॉल के बाद कैसे हमारा नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है। और उनके बाद कांग्रेस सेशन के द्वारा क्या क्या डिसाइड किया जाता है। फिर हमारे जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इलेक्शन जीतने के बाद भारी बहुमतों से इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या क्या काम करती है, क्या क्या अचीवमेंट मिलता है, उनका निगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल होता है। हरिपुरा सेशन जैसे महत्वपूर्ण सेशन में सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल होता है। उसके आगे जो त्रिपुरी सेशन होता है उसमें क्या क्या स्टैंड होते हैं गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस का आगे कैसे रिजाइन ले लेते हैं और आगे अपना फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करते हैं कांग्रेस से अलग होकर। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग इंडियन स्टेट के कुछ अहम मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के विड्रॉल के बाद कांग्रेस और पूरे भारत में अलग अलग लोगों ने मत देना शुरू कर दिया। उनमें से हम लोग देखेंगे कि आगे का स्टेप क्या लिया जाए। उनमें सबसे बड़ी बात आता है गांधीयन लाइन का, जो कि कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करते हैं। दूसरा आता है स्वराज पार्टी जैसे स्टैंड का, जिसमें लोग कहते हैं कि इलेक्शन करा जाए, उसके बाद मिनिस्ट्री ज्वाइन किया जाए, उसके बाद रेक द काउंसिल नहीं करेंगे। पिछले स्वराजिस्ट मूवमेंट की तरह, स्वराज पार्टी की तरह काउंसिल को अपने फंक्शनल बनाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, मिनिस्टर को अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हम उनको चैलेंज करेंगे कि हम कर दिखाएंगे, अगर आप हमें डायरेक्ट इंडिपेंडेंस देंगे तो हम अपना राज्य चला सकते हैं। इसके लिए ये प्रूव करके दिखाएंगे, दिखाना चाहते हैं। दूसरा स्टैंड था। तीसरा स्टैंड जवाहरलाल नेहरू या फिर कह सकते हैं जो लेफ्टिस्ट ग्रुप था कांग्रेस में, उनके द्वारा कहा गया कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो विड्रॉल हुआ उसके बाद मासेज में, यूथ में बहुत सारी एनर्जी है, उसको मास स्ट्रगल में बदला जाना चाहिए। स्ट्रगल से ही हमको विक्ट्री इंडिपेंडेंस मिल पाएगी। आगे हम लोग देखते हैं कि मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मीटिंग पटना में होती है। इसी के द्वारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को विड्रॉल किया गया और वहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया। आगे हम लोग को कांग्रेस सेशन देखने को मिलता है अक्टूबर 1934 में, जो कि लीड करते हैं राजेंद्र प्रसाद। उसमें गांधी जी उसी सेशन में रिजाइन करते हैं। उनका मत था कि हम सोशल रिफॉर्म करेंगे, अनटचेबिलिटी को देखेंगे, विलेज बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। इन कदम को देखते हुए हेनरी पोलक कहते हैं कि गांधी जी स्विच करते रहते हैं सिचुएशन के अनुसार। जैसे सिचुएशन आएगा वे कांग्रेस से हटते जाते हैं और कांग्रेस ज्वाइन भी कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे इस सेशन में, कांग्रेस सेशन का जो राजेंद्र प्रसाद लीड करते थे, वहाँ पे गोल पूरा पूरा था कि हमें पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए, पीसफुल और जिस्ट द्वारा, ज़्यादा वायलेंस करके नहीं। आगे इलेक्शन होता है जो प्रोविंशियल बॉडीज़ में नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्ट 1919 के द्वारा इलेक्शन होता है, जिसमें 45 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है आउट ऑफ 75 सीट। इसमें बड़ी जीत मानी जाती है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में। उसके बाद अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उस साल 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उनसे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके द्वारा कहा गया कि इस साल कोई सेशन नहीं कंडक्ट किया जाएगा। 1934 में कांग्रेस स्टार्टेड किया अपना पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि हम लोग देखें कि नवंबर 1934 में कैसे इलेक्शन द्वारा 45 या 44 सीट्स जीत जाते हैं। आगे हम लोग लखनऊ सेशन अप्रैल 1936 को देखेंगे, जिसको जवाहरलाल नेहरू लीड करते हैं। इसमें सोशलिस्ट का भावना बहुत बड़ा रूप ले लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आता है उनसे लोगों में और कांग्रेस के लीडरों में खुशी नहीं थी। इस कारण से हम लोग सोशलिस्ट की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है।
तो इस सेशन को देखने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म को देखते हैं कि आया कहाँ से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन से आता है। इसमें सोशलिज्म का मतलब था ऑनरशिप होगा, इकोनॉमिक्स मीन्स प्रोडक्शन का ऑनरशिप, सारे जो प्रॉपर्टी होंगे उनके ऑनरशिप सारे लोगों में होंगे। पहला पीपल, दूसरा स्टेट। स्टेट वाले को सोशलिज्म कहते हैं और पीपल का जो ऑनरशिप होता है उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। इसके वर्सेस में था कैपिटलिज्म, जो कि वेस्टर्न देशों में प्रैक्टिस की जाती थी। वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रॉफिट होता है 1 लाख, तो जो मालिक इन्वेस्ट किया है उनको 90,000 मिलेगा और लेबर को अपने मेहनताना 10,000 रुपये मिलेगा। और जो रशियन रेवोल्यूशन के कारण जो इधर सोशलिज्म का जन्म हुआ उसमें कहते हैं कि 1 लाख अगर मिलता है प्रॉफिट तो इसमें सारे इन्वेस्टर हो या लेबर हो सबको इक्वली या जस्टिस मिलेगी। और जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म था उनमें हमको देखते हैं कि 1% पॉपुलेशन ही 90% वेल्थ को यूज़ करते हैं। इफेक्ट ऑफ सोशलिज्म से हमको देखने को मिलता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है और सोशलिस्ट इन कांग्रेस, लेफ्ट विंग जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर का राइज होता है। इफेक्ट ऑफ सोशलिज्म में यूथ का बहुत बड़ा रोल था, उनका बहुत रुझान था, लेबर का इसमें फ़ायदा होता था, पीजेंट पर ध्यान दिया जाता था और रिवॉल्यूशन के द्वारा इनमें जो भी करना है वो होता था। अगर हम जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के लेफ्टिस्ट विचारधारा को देखें तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर को वायलेंस मतलब किया जा सकता था, अगर ज़रूरत पड़े तो वायलेंस भी किया जा सकते हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट का विचारधारा ये है कि एंटी इम्पेरियलिस्टिक जो उपनिवेश होते थे पहले या उस दौर में उनके खिलाफ थे। उनका गोल था कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। इन जैसे यूथ लीडर को इंटरनेशनलिस्ट होते थे, पूरी दुनिया की खबर रखते थे, ये लोग सोशल जस्टिस पर अपना मत रखते हैं। सपोर्ट लेबर और सपोर्ट पीजेंट। सपोर्ट पीजेंट में अगर लैंडलॉर्ड से अगर खिलाफ जाया जा सकता है तो हम जाएंगे, और सपोर्ट लेबर में कैपिटलिस्ट पूंजीपति के खिलाफ जाया जा सकता है तो हम लोग जाएंगे। इन लोगों की ये विचारधारा थी। अगर हम आगे लखनऊ सेशन को आगे परस्यू करें तो हम लोग देखते हैं कि इनमें 3 सोशलिस्ट बहुत बड़े रोल निभाते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। पहला नाम आता है जेपी नारायण जो हमारे पटना के हैं। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, ये 3 जो सोशलिस्ट थे इनके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुत बड़ा रोल होता है। इन सेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिबर्टी पर फोकस करने को कहा गया। इसमें प्रिंसली स्टेट, पीपल ऑफ स्टेट को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी कहा गया कि इनको मिलना चाहिए, जैसे कि ग्लांसी कमेटी में बात की गई थी। ये आखिर क्यों कहा गया? क्योंकि जो कारण था एक्ट 1935 में फेडरेशन की बात किया गया था, इंडियन स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस को एक करने के लिए, फेडरल करने के लिए। इस कारण इस कांग्रेस सेशन में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का नाम रखा गया कि इनको अधिकार मिलना चाहिए। इलेक्शन हुआ, इसमें मैनिफेस्टो हम लोग देख सकते हैं लखनऊ सेशन में कि कैसे अगस्त में मैनिफेस्टो जारी होता है। लेकिन इसमें जो ऑफिस का एक्सेप्टेंस था, मिनिस्ट्री था, वो डिस्कस होगा आगे चलकर। पहले ये लोग नहीं बता पाते हैं कि हम लोग जीतने के बाद मिनिस्ट्री लेंगे या नहीं लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि लखनऊ सेशन जो जवाहरलाल नेहरू लीड करते थे, अगस्त में इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होता है। इसमें कहते हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहता है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। इनका सबसे बड़ा गोल इंडिपेंडेंस है, भारत को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात सिविल लिबर्टी को कहा गया। इस मैनिफेस्टो में पीजेंट वेलफेयर की बात की गई, लेबर को वेलफेयर की बात की गई, लेबर के वेजेस को बढ़ाने की बात की गई, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की गई, खादी जैसे कपड़ा उद्योग को प्रमोट करने की बात की गई, वोमेन को अपलिफ्टमेंट करने की बात की गई। जो हम लोग देखें कि लेबर के वेजेस को बढ़ाने की बात इसी में की गई। फिर प्रेस पे जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा था
उनको हटाने की बात की गई। इन मैनिफेस्टो के द्वारा इलेक्शन लड़ते हैं फरवरी 1937 में, और बहुत बड़ी इनको जीत मिलती है, वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें अगर हम गांधी जी को बात करें तो गांधी जी उस समय विलेज में, सेवगांव विलेज में शिफ्ट हो गए थे विथ फैमिली और महादेव देसाई के साथ। हम लोग देख चुके हैं इन सब के बारे में। अगर हम आगे देखें फैज़पुर सेशन की, तो ये 50वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसको भी जवाहरलाल नेहरू ही लीड करते हैं। ये जो यहाँ पे एम एन रॉय कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, और इसमें कहा जाता है कि 1935 के एक्ट को हटाया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सोशलिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, रिजोल्यूशन इन चीज़ों पर लाया जाता है, जैसे कि इटली जो अत्याचार करता है इथियोपिया एब्सिनिया में, उनको थोड़ा राहत दिया जाए। जापानीज़ जो चाइना पे एग्रेशन दिखाता है उसको कम किया जाए। 50% रेंट कम होनी चाहिए। टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर ख़त्म होनी चाहिए। प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, बढ़ावा देना चाहिए फार्मिंग को। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि तालुकदार और ज़मींदार को दिसंबर 1936 सेशन में चैलेंज नहीं किया जाता है। इनके सबसे बड़ा कारण था कि जो ज़मींदार थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डोमिनेट करते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें ये डोमिनेट करते थे। इस कारण ये चैलेंज नहीं किया जाता है इस सेशन में। अगर हम आगे देखें तो न्यू वायसरॉय आ जाते हैं इलेक्शन के समय, और इनका काल अप्रैल 1936 से 1943 तक चलता है, जो कि लिलिथको थे। और इन लिलिथको ने 11 प्रोविंशियल इलेक्शन करवाते हैं फरवरी 1937 में, और कांग्रेस इसमें 6 स्टेट में पूर्ण बहुमत से जीत जाती है, और आगे चलकर 8 स्टेट में अपनी सरकार बनाती है। अगर हम कांग्रेस की जीत की बात की जाए तो 707 सीट जीतते हैं आउट ऑफ 1585, और मुस्लिम लीग की बात की जाए तो वो 106 सीट ही जीत पाती है। बहुत बड़ी हार मानी जाती है इनको, जो कि रिजर्व सीट था फॉर मुस्लिम 482, इसमें से मात्र 51 सीट ही जीत पाती है। इनका सबसे बड़ा कारण जिन्ना को माना जाता है, क्योंकि 1932-34 में जब इनकी पत्नी डेथ कर गई थी तो वो लंदन पे लॉ प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद इंडिया में आते हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल नहीं देखने को मिलता है, जिस कारण मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका मिलता है। अगर हम अलग स्टेट में बात करें तो बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार बनती है, पंजाब में यूनिस्ट पार्टी जीतती है, सिंध में यूनाइटेड पार्टी जीतती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस टोटल 8 स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बना पाती है। अगर हम ऑफिस एक्सेप्टेंस की बात की रहे हैं तो लेफ्टिस्ट आर्ग्यूमेंट था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ऑफिस मिनिस्ट्री जो था एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक्सेप्ट करें तो उसमें ओल्ड स्वराजिस्ट जैसे डेडलॉक क्रिएट किए जाए, और ऐसे मिनिस्ट्री को पूरा भंग कर देना चाहिए। और दूसरा मत था नॉन लेफ्टिस्ट आर्गूमेंट का, उसमें कहते हैं कि ऑफिस मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके अंदर जाकर कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करना चाहिए। उसके बाद हम अगर गांधी जी की विचारधारा देखें तो गांधी जी कहते हैं कि होल्ड इट लाइटली नॉट टाइटली लाइक क्राउन ऑफ थ्रोन्स, मतलब कांटों के सिंहासन के जैसे इसको ट्रीट करना चाहिए, ज़्यादा इसको टाइटली नहीं लेनी चाहिए। और कांग्रेस के लेफ्टिस्ट और नॉन लेफ्टिस्ट के विचारधारा को हम लोग देखते हैं कि लेफ्टिस्ट नॉन ऑफिस चाहते हैं, ओनली लेजिस्लेचर चाहते हैं, डेडलॉक क्रिएट करना चाहते हैं स्वराजिस्ट के जैसे, और नॉन लेफ्टिस्ट एक्सेप्टेंस मिनिस्ट्री करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क के द्वारा। फरवरी में तो इलेक्शन होता है, फिर मार्च 1937 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद रिजोल्यूशन करते हैं कि गवर्नर अगर कहे कि अपना पावर के इस्तेमाल हम लोगों के मिनिस्ट्री में नहीं करेंगे, तभी हम
अपनी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसमें गवर्नर सपोर्ट करते हैं, ये बीच बीच की बात करते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और अब ज़रूरत पड़ेगा तब हम इमरजेंसी या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलकर कांग्रेस मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करती है जुलाई 1937 में, जिसमें 6+2 प्रोविंसेस में इनकी गवर्नमेंट बनती है, जिसमें जो प्रीमियर कहते हैं उनमें 28 मंथ कांग्रेस रूल होता है। अगर हम कहें कि कांग्रेस के मिनिस्ट्री मिलने में सी राजागोपालाचारी, जी.डी. बिरला का इफेक्ट फेवर था ऑफिस में और गांधी जी आगे ग्रीन सिग्नल देते हैं, जिस कारण 28 मंथ कांग्रेस रूल होता है। यूपी के प्रीमियर या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो जी.बी. पंत थे। सेंट्रल प्रोविंस में थे एन.बी. खड़े, मद्रास में सी राजागोपालाचारी और बॉम्बे में बी.जी. खेड़ वर्सेस नरीमन जो कि पारसी थे। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झड़प होता है, बहुत बड़ी कंपटीशन होती है, लेकिन इसमें बी.जी. खेड़ ही जीत पाते हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट्री सब कमेटी की बात की जाए, जो कि सेंट्रल बोर्ड फॉर्म होता है, उसमें सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े लीडरों का नाम देखने को मिलता है। इन सभी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है। यह हमारी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। अचीवमेंट की बात की जाए तो इमरजेंसी लॉ को ख़त्म किया गया, प्रेस रजिस्ट्रेक्शन को ख़त्म किया गया, हिंदू सेवा दल के रजिस्ट्रेक्शन को ख़त्म किया गया, ट्रेवल जो मिनिमम था लिबर्टी, यानी कि ये अपने जो भी मिनिस्टर थे वो अपने सैलरीज को बहुत कम किए गए और सोसाइटी के वेलफेयर पर खर्च किए। मात्र ये 500 रुपये ही अपने मंथली लेते थे और एकदम जनरल क्लास में ट्रेवल करते थे। गांधी जी के पीछे सीआईडी लगाया गया था कि क्या क्या कर रहे हैं, उनको ख़त्म किया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर जो अरेस्ट हुए थे उनको रिलीज़ किया गया और जो पेंशन था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के मेंबर को दिया जाने की बात कही गई और दिया भी गया। और आगे हम देखें कि इनका जो अचीवमेंट में आता है वर्क फॉर पीजेंट प्रोडक्शन वेलफेयर की बात करें तो पीजेंट के लिए बिहार में टेनेसी लेजिस्लेचर 1937-38 में लाया जाता है। रेंट को रिड्यूस किया जाता है, रेंट इंक्रीज जो हुआ था 1911 में उनको कम किया जाता है। नो इलीगल चार्जेस, जो चार्जेस लगाया जाता था पीजेंट पर उनको ख़त्म किया गया। यूपी में टेनेसी एक्ट 1939 को लागू किया गया। फुल राइट ऑन होल्डिंग ऑन लैंड, लैंड पर पूरा होल्डिंग होगा। नो अरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ रेस्ट, जो भी पेमेंट से रिलेटिव दिक्कत होता था पीजेंट में, इस रिलेटिव अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सब कांग्रेस की बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है इन 28 महीने के दौर में। और उड़ीसा की बात की जाए तो टेनेसी बिल यहाँ पास नहीं हो पाता है। मद्रास जैसे स्टेट में ज़मींदारी सिस्टम को फुल्ली एबॉलिश की जाती है टी प्रकाशन कमेटी द्वारा, और बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में सिक्योरिटी फॉर टेन्योर टू टेनेंट की बात की जाती है। यूपी, बिहार, बंगाल, असम में गवर्नर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था और लेजिस्लेटिव काउंसिल था, काउंसिल में ज़मींदार के डोमिनेशन था। इस कारण सभी प्रोविंसेस स्टेट में वो ज़मींदारी सिस्टम एबॉलिश नहीं हो पाती है, केवल मद्रास में ही हो पाती है। यह बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की। अगर हम आगे देखें कि लेबर वेलफेयर में, तो इंडस्ट्रियल पीस हार्मनी की बात की गई। जो प्रोटेस्ट होता था इंडस्ट्री में उनको कम किया गया, ना के बराबर किया गया। आर्बिट्रेशन, उनसे डिस्कस मीटिंग की बात की गई। वेजेस बढ़ाने की बात की गई, लेबर्स की कंडीशन इम्प्रूव करने की बात की गई। उस समय टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी जो बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया था, उनके द्वारा सारे इंडस्ट्रियल एरिया में वेजेस को बढ़ाने की बात की गई। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1938 आता है अगेंस्ट स्ट्राइक।
जो स्ट्राइक होते थे और जो प्रोटेस्ट किए जाते थे, इनके खिलाफ एक्ट लाया गया कि ना हो। लेबर इंक्वायरी कमेटी राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित की गई। उनके द्वारा कहा गया कि मिनिमम वेजेस 15 रुपये होनी ही चाहिए। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इनको हम एजुकेशन चैप्टर में ही देख चुके हैं। सोशल वेलफेयर रिफॉर्म की बात की जाए तो लीकर को एकदम हटाया गया, लीकर को सपोर्ट नहीं किया गया। खादी में सब्सिडीज दी गई, अनटचेबल हरिजन्स को बढ़ावा दिया गया, उनकी टेम्पल एंट्री स्कॉलरशिप पब्लिक फैसिलिटी को यूज करने की बात रखी गई। नेशनल प्लानिंग कमेटी लाइक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जैसे कमेटी के गठन की बात सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। इनके अचीवमेंट में कांग्रेस के पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं। पंचायतों का गठन किया जाता है। और निगेटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो ऑफिस एक्सेप्टेंस में निगेटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है कि वो लिबरल सिविल लिबर्टी की बात बहुत सारे करते हैं। इस कारण यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं कि द नेशनल फ्रंट वीकली जर्नल कम्युनिस्ट पार्टी निकालते हैं, जिससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा द कांग्रेस सोसाइटी जैसे जर्नल को लागू किया जाता है। कृति लहर, कृति कम्युनिस्ट ऑफ पंजाब, सिविल लिबर्टी जो था वो आगे चलकर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में बदल जाता है। टसल विद कांग्रेस होता है, मिनिस्ट्री वर्सेस किसान सभा बिहार में और वर्सेस लेफ्टिस्ट कांग्रेस। ये इनके निगेटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं क्योंकि ये सिविल लिबर्टी की बात कहते हैं। और चैलेंजेस की बात की जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्सेप्टेंस था ऑफिस का, इसमें इनडिसिप्लिन करप्शन देखने को मिलता है। आगे चलकर गांधी जी के द्वारा भी कहा गया कि करप्शन बढ़ गया है। कम्युनल पार्टी का अटैक, मुस्लिम लीग जैसे अटैक करते हैं। क्रिटिक रोल ऑफ कम्युनिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। त्रिपुरी क्राइसिस एंड बोस का रिजाइनेशन, इन सब कारणों की वजह से इनके चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल में विचारधारा फिलोसफली चेंज नहीं, विवाद नहीं, बल्कि पारिवारिक विवाद था। क्योंकि उनके भाई विठल भाई पटेल जो 1933 में शहीद हो गए, मर गए थे, वो सुभाष चंद्र बोस जी उनको बहुत हेल्प किए थे उनके जीवन में। और उनके 3/4 स्टेट सुभाष चंद्र बोस को विठल भाई पटेल जी ने दे दिए थे। इनके खिलाफ आगे चलकर वल्लभ भाई पटेल उनके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ केस फाइल करते हैं और जीत भी जाते हैं वल्लभ भाई पटेल। इन कारणों की वजह से, पारिवारिक विवाद की वजह से, उनकी जो विचारधारा के साथ साथ उनकी पारिवारिक विवाद भी होती थी। आगे हम देखते हैं कि जुलाई 1937 से कांग्रेस रूल आगे बढ़ता है और 28 मंथ के लिए अपनी सरकार बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन को लीड करते हैं फरवरी 1938 में। इस सेशन में बहुत सारी बात की गई। नेशनल प्लानिंग कमेटी, पंचवर्षीय योजना जैसे बात की गई। पीजेंट्स पीपल के प्रोटेस्ट इन स्टेट को बढ़ावा दिया गया, सपोर्ट किया गया, या फिर मटेरियल हो या फिर मेंटली सपोर्ट करने की बात कही गई। कमिटमेंट डिमांड एक ही था, हमको पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसको एकदम ही रिजेक्ट कर दिया गया। जो स्टेट थे, प्रोविंशियल स्टेट थे, उनको इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ट्रीट करने की बात की गई। सेम डेमोक्रेटिक फ्रीडम मिलनी चाहिए उनको भी। करप्ट सिविल लिबर्टीज़ के बात की गई जो प्रिंसली स्टेट थे। इस सेशन में वो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही गई कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ज़रूरत है, इनका गठन होनी चाहिए और इनकी मेंबर जो था यो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी से वोट देकर मेंबर कलेक्ट होंगे। ये सबसे बड़ी बात हमको देखने को मिलता है कि संविधान जैसे असेंबली को बनाने की ही बात इसी सेशन में कर दी गई थी। इस सेशन के द्वारा किसान सभा और ट्रेड यूनियन को सपोर्ट किया गया। वायलेंस नहीं करने का वादा किया गया। इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 मंथ अल्टीमेटम भी देते हैं टू ब्रिटेन की इंडिपेंडेंस हमको चाहिए, एल्स नहीं तो मास मूवमेंट करेंगे
इनके खिलाफ गांधी जी थे कि मास मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सब क्या बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी। अगर हम कुछ नोटेड बात की जाए तो नंदलाल बोस उस सेशन में स्कॉलर थे, स्कॉलर फ्रॉम शांति निकेतन जी। ये गांधी जी के विचारधारा द्वारा पेंटिंग द्वारा देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और बी महात्रे जी आर्किटेक्चर थे जो उसके उस सेशन में थीम का काम किए थे। अगर हम आगे अपने लास्ट टॉपिक इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स की बात की जाए तो बिफोर 1927 राजकोट या फिर अलग अलग दिल्ली, मैसूर, अलग अलग प्रिंसली स्टेट में प्रजामंडल जैसे यूनिट हमें देखने को मिलता है। हर स्टेट में अपने प्रजामंडल होते हैं, उनके द्वारा अपना स्टेट चलाया जाता था। लेकिन 1927 में इंडियन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस AISPC कॉन्फ्रेंस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। इनके द्वारा आगे चलकर मीटिंग सारे जो भी थे प्रजामंडल या फिर स्टेट के जो लीडर थे उनके द्वारा करी गई। 1920s या 30s के बीच में कांग्रेस इंटरवेंशन नहीं करती है इन स्टेट में, लेकिन 1934 में बॉम्बे सेशन में रिजॉल्व किया जाता है कि नो इंटरवेंशन होते हैं, कि हम लोग इन सब स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद 1936 में पॉलिसी शिफ्ट हो जाती है। आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी प्रेसिडेंट बनते हैं 1936 में। मास मूवमेंट की बात करते हैं। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस सेशन में कहा गया कि पीपल मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे मोरली या फिर मटेरियल। 1938 में हरिपुरा सेशन में रिजोल्यूशन एडॉप्टेड टू सपोर्ट पीपल्स मूवमेंट भी कहा गया। फरवरी 1939 में नेहरू प्रेसिडेंटशिप लेते हैं फिर से ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का। और इन सब चीज़ों के कारण वो एस्केलेशन जो कॉन्फ्रेंसेस था, मीटिंग था, अलग अलग जगह पे होता है, जैसे मैसूर हो, चाहे जयपुर हो, राजकोट हो। राजकोट में स्वयं गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में। ट्रावनकोर, कश्मीर, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े स्टेट में कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ पे लिबर्टी की बात की जाती है, मास मूवमेंट की बात की जाती है और फेडरल लाने की बात की जाती है। तो ये हमारा था। कंक्लूजन में बात करें तो ये हम लोग देखे थे कि कैसे सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट के विड्रॉल के बाद ये सब काम करते हैं, अलग अलग लीडर क्या आगे स्टैंड्स होता है, क्या स्टेप लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि वर्ल्ड वार 2 का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे नेशनल मूवमेंट में, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए।